पाठ का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। पूरा पाठ आराम से सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने सबसे पहले क्या किया था? नंबर 1 पे संयोजन अभिक्रिया। पिछली वीडियो में संयोजन अभिक्रिया अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया है। नंबर 2 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी आपको समझा दिया। नंबर 3 क्या था? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये भी आपको समझा दिया गया, ठीक है। अब अगला है विस्थापन अभिक्रिया। ये समझो, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, विस्थापन का मतलब होता है हटाना, विस्थापित कर देना। किसको विस्थापित कर देना? कि कोई ज़्यादा क्रियाशील धातु या तत्व या परमाणु होता है, वो कम क्रियाशील को हटा देता है, कम क्रियाशील को हटा देता है। जैसे एक समीकरण में लिखता हूँ, Fe। Fe का मतलब है कॉपर है ये, Fe का मतलब है फेरम है ये, मतलब लोहा, प्लस CuSO4, ये कोई कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरम यानी लोहे की कील को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता कैसा है? नीला होता है। पहले तो कैसा होता है? नीला होता है। ये इसके अंदर जब लोहे की कील डालते हैं तो ऐसा डायग्राम बनता है। देखो इधर आपको मैं बुक वाला डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। पेपर में आता है कि लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। आपको डायग्राम कैसे बनाना है? ये एक प्रश्नली लिया आपने, पेपर में आता है ये प्रश्न, ठीक है। ये बनाना आता है डायग्राम। ये कोई दूसरी प्रश्नली ली आपने, ये देखो आपने 2 प्रश्नली ले ली, ठीक है। 2 प्रश्नली आपने ले ली। अब इस प्रश्नली में कॉपर सल्फेट है। क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट का विलयन, और वो विलयन कैसा है? नीले रंग का है। ये देखो नीला है, ये देखो मैंने नीला ही बनाया है, ये है नीला। अब बच्चों इसके अंदर क्या डाल देते हैं? कील, लोहे की कील डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखो ये लोहे की कील है और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ये धागे से पकड़ के इधर इसको किसी डंडी से हम बांध देंगे ताकि ये यहाँ पे लटकी रहे। आगे बात समझ में? ये कील इसके अंदर जैसे ही डालेंगे तो ये विलयन जो है उसका रंग मलिन हो जाएगा। मलिन रंग कैसा हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मतलब इसमें मलिन का मतलब क्या है? कुछ मटमेला सा हो जाएगा। ये मलिन हो गया, ये मलिन मतलब मेल सा हो गया, इसके अंदर मलिन हो गया। तो ये चेंजिंग कैसे आया? कील डालते ही चेंजिंग इसलिए आया। ये डायग्राम बनाना आता है एग्जाम में कई बार, ठीक है। ये प्रश्नली A है, ये प्रश्नली B है। डायग्राम कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना का चित्र बनाओ, ठीक है। इस तरह से आएगा ये। तो हो गया। अब देखो कॉपर सल्फेट आपके पास, इसमें Fe जैसे ही डालते ही क्या हुआ? कॉपर कम क्रियाशील है, ये विस्थापित हो जाएगी और अभिक्रिया होगी FeSO4 प्लस Cu। क्या हुई अभिक्रिया? FeSO4 प्लस Cu। बोलो FeSO4 प्लस Cu। इसी तरह से इसमें एक समीकरण और लिख देता हूं मैं आपको। इसी तरह से बच्चों
आपके पास मान लो ये है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है सेम टू सेम। और यहाँ पे ये तो देखो आयरन धातु थी, फेरम थी आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ आप ले लो जिंक। क्या ले लो? जिंक, Zn। अगर आपने जिंक ले ली तो ये भी क्या कर देगी? कॉपर को विस्थापित कर देगी। आगे समीकरण ये हो जाएगी ZnSO4 + Cu। इसमें भी क्या हुआ? कॉपर विस्थापित हो गया। तो कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर क्या है? कम क्रियाशील। इसी तरह से आपके पास एक धातु है Pb, जिसको लेड बोलते हैं। और आपके पास है कॉपर क्लोराइड का विलयन CuCl2। ये कोई लवण है आपके पास। इसके अंदर जैसे ही आप Pb को डालोगे तो इसमें से भी कॉपर को विस्थापित कर देता है Pb, यानी लेड है। ये Pb का मतलब लेड, ये लेड है आपके पास, ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड। दिल्ली 7:30 बजे शाम को 7:30 पे कक्षा 10 की तैयारी करवाई जाती है विज्ञान विषय की। सारे MCQ प्रश्न वगैरह सब अपन हल करवा देंगे और पूरी साल आराम से पढ़ते रहना। नंबर आएंगे 100/100, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं। लेड कॉपर क्लोराइड के विलयन में डालते हैं तो क्या बनता है? PbCl2 + Cu, ये होता है। ये तीनों समीकरण आ गई समझ में? बोलो, आ गई समझ में? अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आया हुआ है वो आपको मैं बताता हूं। एग्जाम में बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न ये आया था 2013 में। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट + Fe, ये समीकरण आई हुई है। आपको ऐसे दिया, क्या होता है जब, प्रश्न ये आया, प्रश्न नंबर 1, क्या होता है जब, ये दे दिया और फिर यहाँ पे प्रश्न 1 दे दिया CuSO4 + Fe, ऐसे तीर का निशान दे दिया और ये आपको खाली जगह दे दी। आपको क्या दे दी? खाली जगह। ये यहाँ पे ये पूछ लिया कि यहाँ क्या होगा, तो आपको क्या लिखना था? Fe। यहाँ पे क्या लिखना था? FeSO4 + Cu। और क्या होता है इसका उत्तर क्या लिखोगे? फिर आप आंसर क्या लिखोगे? ये समीकरण लिखनी और आप लिखोगे कि फेरम अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है कॉपर से, अतः कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। विस्थापन अभिक्रिया पूरी हो गई है, ओनली 3 समीकरण है ये। इस तरह से आपको तीनों की तीनों समीकरण याद होनी चाहिए। तो विस्थापन का अर्थ क्या होता है? हटाना। विस्थापन का अर्थ क्या है? हटाना। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप करेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने बनाया है, ये एग्जाम में आता है ज्यादातर। द्वितीय विस्थापन का मतलब क्या है वो भी समझो। द्वितीय विस्थापन का मतलब क्या है वो भी देखो। द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? A और B है कोई, और यहाँ पे कोई C है। एक तरफ तो एक अकेला तत्व है, एक तरफ एक यौगिक है। इस एक ने इसको हटाया, CB बनाया, प्लस इधर A आया। ये तो है विस्थापन।
द्विविस्थापन में क्या होता है, यहाँ पे ए और बी है, इधर सी और डी है, इधर भी दो हैं, इधर भी दो हैं, और इधर भी दो बनेंगे। ए डी बाहर वाला बाहर वाले से जुड़ेगा, अंदर वाला अंदर वाले से जुड़ेगा। ये बात तुम याद रखो, बाहर वाला बाहर वाले से जुड़ेगा, अंदर वाला अंदर वाले से जुड़ेगा। देखो तो समीकरण आपके पास है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब मैंने हिंदी में नाम क्यों लिखा है, उसका कारण है, सोडियम का सूत्र होता है Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है। सल्फेट का सूत्र होता है मेरे बच्चों SO4 2 नेगेटिव, ये सूत्र होता है। तो सोडियम सल्फेट का जो सूत्र बनेगा तो ये इधर चली जाएगी संयोजकता, तो सूत्र ये बनेगा Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड ले लो, क्या ले लो, प्लस बेरियम क्लोराइड, अब Ba का सूत्र होता है 2 पॉजिटिव और क्लोराइड का सूत्र होता है Cl माइनस। तो ये इसके नीचे जाएगा, ये इधर आएगा, तो सूत्र हो गया BaCl2, ये सूत्र हो गया। तो मैंने क्या बोला, बाहर वाला बाहर वाले से जुड़ेगा, अंदर वाला अंदर वाले से जुड़ेगा, ये मैंने बोला ना। तो सबसे पहले ये अंदर वाले को लिखना है आपको, अंदर वाला अंदर वाले से। तो आप क्या लिखोगे, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये आपको लिखना है। ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे बच्चों, अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बोलो, अवक्षेप का निर्माण होता है, बोलो, अवक्षेप। एक समीकरण और देख लो, AgNO3, ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया आपको किसके साथ में करवानी है, वो देखो, NaCl नमक के साथ, NaCl के साथ, NaCl के साथ आपको ये इसकी क्रिया करवानी। नियम वही, बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से, बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से। तो अंदर वाला क्या है, ये देखो NaNO3 प्लस बाहर वाला क्या है, AgCl। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब परिभाषा आ जाए, एक प्रश्न ये आया था 2014 के अंदर, क्या प्रश्न आया था वो देखो। प्रश्न ये आया था कि विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखो। विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, कम क्रियाशील को हटा देता है, ये लिखना था। इसमें क्या लिखना था, इसमें आपको ये लिखना था, यौगिकों के बीच मैंने क्यों लिखा बच्चा, ये देखो, ये दो है तो ये कोई यौगिक है, ये दो है तो ये कोई यौगिक है। तो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे, जैसे ये बार वाला जुड़ा ना इस बार वाले से, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है ये इसके पास चला गया, इसका नेगेटिव इसके पास आ गया। तो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान।
आदान प्रदान होता है आई बात समझ में। यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्वितीय विस्थापन में। और क्या होता है द्वितीय विस्थापन में? अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब क्या है बच्चा, ये समझो। मान लो आपने ये लिया, देखो ये एक प्रश्नली है, ये प्रश्नली है। इस प्रश्नली में आपने ये लिया AgNO3 और जैसे ही आप अन्य सेल इसमें डालोगे तो क्या होगा, नीचे कुछ जमा हो जाएगा, नीचे कुछ जमा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और बाकी विलयन ऊपर आ जाएगा ऐसे पतला पतला। तो नीचे ये अवक्षेप का निर्माण हुआ है, कचरा बना है ना नीचे। क्या बना है? कचरा, अवक्षेप बना है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। आया समझ में? अब हम आपको एक सिंपल सा बता देता हूं, उपचयन एंड अपचयन। लास्ट टॉपिक करवाता हूं आज के लिए। ध्यान से समझो, बार बार समीकरणों को लिखो, फ्री के नंबर है ये तो, इस पाठ के तो। आप घबरा जाते हो कि समीकरण है, ABC अल्फाबेट नहीं आते, ABCD है ये, और क्या है। अब देखो बच्चों, उपचयन व अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चा? कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन क्या होती है? ये देखो, ये O2 नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन जुड़ती है तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन हट जाएगी, यानी माइनस वाले जुड़ेंगे और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी, ह्रास होता है। ऑक्सीजन जुड़ती है, इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का ह्रास। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि। तो देखो, उपचयन अपचयन में अंतर क्या है, एग्जाम में आ जाए तो ये अंतर है कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन कैसे जुड़ रही है वो देखो। एक समीकरण देखो, जैसे 2Cu कॉपर है प्लस O2 ये है, इसमें क्या होगा? 2CuO। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ना कॉपर के अंदर। इस कॉपर में, ये जो कॉपर है इसमें क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण नाम को क्या लिख सकते हो आप? उपचयन। क्या हो गया बच्चा? उपचयन हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक समीकरण और देखो, CuO प्लस H2। इसमें क्या हुआ? देखो, इसमें क्या हुआ? Cu प्लस H2O। ध्यान से देखो, इस समीकरण को ध्यान से देखो, क्या हुआ है? यहां से यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या हो गई?
कमी हो गई मतलब अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया ना। ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। देखो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन अगर जुड़ती तो ऑक्सीकरण होता, ऑक्सीजन हट गई, कम हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया इसमें, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। तो यहां पे लिख दूंगा मैं, अपचयन हो गया। और इसमें देखो यहां पर ये देखो ऑक्सीजन जुड़ गई ना, ऑक्सीजन जुड़ी है तो लिखो उपचयन। क्या हुआ है? उपचयन। क्या हुआ बच्चा? उपचयन। आया समझ में? इसी तरह से और एग्जांपल देखो, ये अच्छी तरह से उतार लो, उपचयन व अपचयन में अंतर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? इस समीकरण में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड है, एक तरफ तो जैसे मैंने लिखा था ना ऐसे Zn प्लस CuSO4, एक तरफ तो दो हैं, एक तरफ अकेला है, और आगे क्या हुआ? ZnSO4 प्लस Cu। ये हमने विस्थापना विक्रिया की थी ना, तो बिल्कुल विस्थापना विक्रिया की तरह ही तो ये अभिक्रियाएं हो रही है। ये देखो इसमें एक साइड तो ये पूरा का पूरा यौगिक है, एक तरफ एक अकेला है। इस एक अकेले ने क्या काम किया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया। ऑक्सीजन को क्या कर दिया इसने? विस्थापित कर दिया ना। तो दूसरी बात क्या है? ये अपचयन अभिक्रिया भी इसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरी बात, जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती है, लिख देता हूं, जिन अभिक्रियाओं में अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, साथ चलती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखो पक्का, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया में, और रेडॉक्स अभिक्रिया में ये उदाहरण भी आप लिख सकते हो। तो विस्थापन अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। कैसे है? कि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ चलते हैं। जैसे देखो ये है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीकरण हो गया, इसमें ऑक्सीजन हटी है तो इसका अपचयन हो गया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स हो सकती है, तो आप लिखो हाँ हो सकती है। विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, क्योंकि उसमें अपचयन व ऑक्सीकरण साथ साथ चलते हैं और अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देती है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और है। Zn जिंक ऑक्साइड, आप लो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से इसकी अभिक्रिया करवाओ तो क्या बनेगा? Zn प्लस CO। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? ये देखो क्या हुआ? जिंक से ऑक्सीजन कम हो गई ना, तो क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया बच्चा? अपचयन। और इसके अंदर क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ी है ना, ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन। ये क्या हो गया? उपचयन है ना, दोनों अभिक्रिया साथ साथ। एक लास्ट एग्जांपल समझो, और बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है। एक अभिक्रिया है लास्ट, उसको समझो, बिल्कुल इजी है। ये प्रश्न कैसे आएंगे एग्जाम में सारे हल करवाऊंगा। जिस तरह से चला रहा हूं वैसे बस चलते रहो आप सीधे।
MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड आपके पास है और इसकी अभिक्रिया आप करवाते हो HCl से। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर 4 लेना है या 3 लेना है, ये मुझे नहीं पता, मैं तो सीधी क्रिया करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो आपको पता है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड है। क्लोराइड यहाँ जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा, MnCl2 प्लस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जल, H2O प्लस क्या होगा आगे वो अब देखेंगे। तो देखो बच्चों, इस अभिक्रिया को करेंगे हम संतुलित। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2। क्यों लगाया 2 मैंने, कि इधर ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। जब यहाँ पे 2 लगाया तो ये हाइड्रोजन 4 हो गई, ये देखो, तो यहाँ पे 4 लगाओ, लगा दिया ना 4 लगाने से ये क्लोराइड कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2 तो यहाँ पे लिख दिया हमने, 2 बाकी रह गया तो 2 इधर लिखो Cl2। ये समीकरण हो गई ना। अब इस समीकरण में क्या हुआ है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। MnO2 में क्या हुआ, अपचयन। और इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ये देखो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन जुड़ी है ना ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया बच्चा, उपचयन। इसका कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ना तो ऑक्सीजन जुड़ी ना हटी, ठीक है। इस तरह से ये समीकरण हो गई। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि HCl Cl2 में उपचयित हो गया। ये जो HCl है वो Cl2 में उपचयित, कैसे, इसका भी देखो, ये इसका लिख सकते हो आप, ये देखो, ये यहाँ पे क्या उपचयित कैसे हो गया, क्लोराइड हट गया, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो गई ना, हाइड्रोजन की कमी हो जाए उसको उपचयन बोलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन की कमी हो गई ना उसमें, तो उसको उपचयन बोल दिया ना हमने। और क्या हुआ है, और MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ है, यानी इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन की कमी तो अपचयन हो गया। हाइड्रोजन की कमी हो गई इसमें तो उपचयन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन पूरी हो गई है। बाकी करेंगे कल, ठीक है। अब आप जा सकते हैं।